टाइम दो स्टडी में, पूरे इकोनॉमिक्स को समझो, मार्केट डायनामिक्स को समझो, सीजनैलिटी को समझो। जब आप इतनी चीज़ों को समझ करके घुसोगे ना तो आप सफल होगे। जोश में घुसोगे, बगैर होश के घुसोगे तो फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यही कारण है कि बहुत सारे किसान सफल नहीं हो पा रहे हैं। बड़ा पेन पॉइंट है आज इंडिया के ग्रोइंग पॉपुलेशन का। हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारे 3 टाइम खाने में जो पेस्टिसाइड जा रहा है, the amount of poison that we are eating, it's actually killing the people. I work very closely with Sankara Cancer Hospital and आज 1 महीने के बच्चे को मैंने कैंसर देखा है, 1 महीने के बच्चे को। यहाँ पे क्या टोमेटो केचप में टोमेटो एक्चुअली होता है, कितना होता है? टोमेटो नेट हाउस वर्सेस ग्रीन हाउस वर्सेस एडवांस ग्रीन हाउस, ये तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन बता सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ होता है, कौन से क्रॉप के लिए, कौन से कंडीशन के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है। मैं तो थोड़ा और बेसिक में चलूँगा। सब्जी में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, जैसे कि भिंडी या गोभी। तो आज 10-15 साल हो गए मैंने बाहर की भिंडी और गोभी नहीं खाई है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है द एप्लीकेशन ऑफ विच कैन इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Agriculture is no different. In agriculture, high-tech agriculture एक ऐसा field है which uses technology to improve agriculture produce, quality and efficiency. हमारे आज के मेहमान, who also happens to be my father, is someone who has introduced a lot of these new technologies in India and has over 30 years of experience in the field of high-tech agriculture. His journey started from a small village in Madhubani और आज उन्होंने एक 150 करोड़ प्लस की कंपनी सेटअप की है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट हिज जर्नी, अबाउट लॉट ऑफ स्पेसिफिक्स ऑफ हाईटेक एग्रीकल्चर, कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर लर्निंग्स अबाउट एग्रीकल्चर, जिससे आपकी जर्नी विल बिकम अ लॉट ईजियर इफ़ यू एवर प्लान टू गेट इनटू दिस फील्ड। प्रेजेंटिंग टू यू माय फादर मिस्टर राजीव कुमार रॉय ऑन एग्री टॉक। Mr. Rajiv Kumar Roy, aka my dad. थोड़ा अजीब लग रहा है calling you that, but thank you for being here. Thank you for the entire setup and for backing AgriTalk and me. How do you feel being a guest on my podcast? Oh, it's a real honor, Avinav, and I'm very happy to see the way this podcast is going and growing. So I'm sure it will inspire many and many people to come in the field of agriculture and take the food crisis of the growing population in a very logical way, provide a solution to the growing population of the country. Interesting. So आप जब start किए थे, आपका बचपन obviously was not like mine. You came from a lot more humble beginnings. I have been given a lot of things maybe which Dadaji or your father did not give you, right? उस सिनेरियो में मतलब आपने you were always good at studies, पढ़ाई आपने किया था, but how did you land up in agriculture and how did this happen for you? I know it was not आपका initial plan. Talk us through that journey. Talk the audience rather. I pretty much know a lot. But So खेती में आना है कि नहीं आना है, इसका फैसला ऑलमोस्ट +2 तक तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब भी इंजीनियरिंग चुनने का, नॉर्मली मैं बिहार से हूँ, तो उस वक्त में लोगों के पास 2 ही कैरियर चॉइसेस दिए जाते हैं, या तो आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। दोनों में से कुछ नहीं बनो तो आप समझो कि बेरोजगार और निकम्मे हो। तो मेरे पिताजी का चॉइस था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पिताजी का चॉइस था कि मैं इंजीनियर बनूं, और मेरा पर्सनल चॉइस था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो पापा भी बहुत जिद्दी थे और मैं भी जिद्दी था। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीच का रास्ता मैंने निकाला कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत इंजीनियर, तो बायोलॉजी भी कवर हो जाता है और इंजीनियरिंग भी कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का चुनाव किया, और ये एक मिड ग्राउंड था मेरे और पापा के बीच बैलेंस का, और उनके एस्पिरेशन का और मेरे डिसीजन का। तो इस तरह से मैंने चुना कि अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। तो ICAR के कोटा के थ्रू महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में मेरा नॉमिनेशन हुआ था, और कंफर्ट जोन को छोड़ा मैंने। घर से करीब 1700-1800 किलोमीटर दूर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में MPKV राहुरी, जो कि MPKV राहुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मेरे लिए एक जर्नी, आप कह सकते हो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस वाली जर्नी थी। मतलब कि घर से छोड़ करके, कंफर्ट जोन से छोड़ करके, अचानक से आप सब कुछ छोड़ करके 1700-1800 किलोमीटर दूर जा रहे हो।
आज के डेट में जो फॉरेन स्टडी है ये मेरे लिए फॉरेन ही था, क्योंकि महाराष्ट्र में भाषा अलग थी, कल्चर अलग था, लोग अलग थे। लेकिन जो सीखने को इससे मिला, जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बिल्कुल अलग निकलते हो, तो मैंने वहाँ पे लोगों का अनकंडीशनल प्यार देखा। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, लोगों से कैसे एडजस्ट करना, लोगों से कैसे बात करना, लोग आपको प्यार कैसे करते हैं जब आपकी कोई अपेक्षाएं नहीं होती हैं। ये सब सीखने का जो अर्ली स्टेज में मुझे सीखने को मिला, उसने मेरे फाउंडिंग डेज को बहुत ही स्ट्रांग बनाया। और यही कारण है कि मेरे अंदर जो एम्पैथी आई, मेरे अंदर जो कंपैशन आया, वो कहीं ना कहीं उन दिनों की देन है जबकि हमारे प्रोफेसर्स मुझे इतना प्यार करते थे। आप यकीन नहीं करोगे कि 365 दिन साल के होते हैं और कम से कम 300 दिनों तक कोई ना कोई प्रोफेसर ने मुझे अपने घर पे खाना खिलाया, केवल इस बात को लेकर के कि शायद मैं घर को मिस करता हूँगा या मुझे घर की याद आती होगी। तो मेरा खाना अधिकतर जो है किसी न किसी सर के घर पे होता था। तो मैं इन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकता। तो आज जब मैं सफल हूँ, मैं ज़िंदगी में एक स्टेज पे हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी बच्चे को, किसी भी ज़रूरतमंद को अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। गिविंग टेक्स केयर ऑफ गेटिंग, ये बहुत बड़ी शिक्षा जो है मेरे अर्ली कॉलेज के दिनों में मिली। मगर एक इसमें सीखने की बात यह है कि जब आप अपने किसी चीज़ से अटैच नहीं होते हो, अपने घर द्वार आराम से अटैच नहीं होते हो और नई जर्नी की ओर निकल पड़ते हो और हमेशा एक्सप्लोर करते हो नई चीज़ के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में भी नई नई चीज़ें होती हैं एंड यू आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड मच बेटर वे। अंडरस्टूड। सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बट एज समवन हु इज़ नॉट डन दैट, उसमें पढ़ाते क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में जोक बहुत फेमस है कि अबाउट एग्रीकल्चर वी डोंट नो मच एंड अबाउट इंजीनियरिंग वी नो नथिंग। ओके, सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है इज़ अबाउट इंजीनियरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, या फिर फूड प्रोसेसिंग हो गया। तो सारे जितने भी चीज़ इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर में लगता है, ये सब का एक आप बोल सकते हो सम्मिलित कोर्स है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कोर्स, एनी डिग्री ओनली टीचेज यू हाउ टू थिंक लॉजिकली। अगर आप लॉजिकली सोच सकते हो तो आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने एक नया होराइजन खोला। होराइजन ये था कि एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जनरल नॉलेज हो गया और इंजीनियरिंग के बारे में लॉजिकल थिंकिंग आ गई। ओके, तो आज मैं किसी भी तरह की चीज़ जब सोचने जाता हूँ या सीखने जाता हूँ तो मुझे ये उस समय की सीखी हुई चीज़ें काफ़ी मदद करती है फ्रॉम अ लॉजिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर एग्रीकल्चर के कई सारे एस्पेक्ट्स और इंजीनियरिंग के कई सारे एस्पेक्ट्स, तो आपको यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉर मी इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फील्ड। इंटरेस्टिंग। सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने MP के भी 4 साल पढ़ा, राइट? पोस्ट दैट अगेन मैं स्टिल वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन कैसे आया? डिड यू अप्लाई फॉर जॉब्स? नहीं, कहानी अभी शुरू नहीं हुई। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था उस वक्त में हमारे यहाँ गेट का एग्ज़ाम होता था IIT के एंट्रेंस के लिए। तो हमारे कई सारे करीब 8-10 लोग, जिसमें आज के प्रेजेंट वाइस चांसलर डॉक्टर प्रशांत पाटिल भी हमारे साथ थे, हम लोग सब मिलकर गेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उसमें से 6-7 लोग बहुत सीरियस थे और मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था। मैं स्पोर्ट्स वीक में मैं बैडमिंटन प्लेयर था इंटर यूनिवर्सिटी, मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। तो हमारा गेट का एग्ज़ाम कुछ 14 फरवरी को होने वाला था और मैं दिसंबर तक स्पोर्ट्स वीक खेल रहा था। तो मैं जब लौट करके आया स्पोर्ट्स वीक से, तो मेरा एक दोस्त है कि प्रशांत यादव, उसने बोला कि राजीव तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमने फॉर्म तो भर दिया है, तो पढ़ाई करो, सीरियसली लो अपने गेट के एग्ज़ाम को। मैंने बोला ठीक है प्रशांत, मैं आज से तुमको वादा करता हूँ कि मैं सीरियसली लूँगा। तो मैंने बोला सब लोग अपने अपने नोट्स दो। मैंने सबके नोट्स पढ़े और 1 महीने 1.5 महीने बहुत जम के तैयारी करी। और उस वक्त में ऑल इंडिया गेट के एग्ज़ाम में मेरा 14th रैंक आया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और इस तरह से IIT खड़गपुर में एडमिशन हुआ। तो 1.5 साल की जर्नी मेरी IIT खड़गपुर से भी है। उन दिनों सुंदर पिचाई भी उसी कॉलेज में पढ़ा करते थे, गूगल के जो प्रेजेंट CEO हैं। तो मैं लकी था कि एक एक्सपोजर लेवल बढ़ता गया। राहुरी जैसे छोटे सी जगह से फिर IIT खड़गपुर गया, 1.5 साल वहाँ की पढ़ाई हुई, और उस पढ़ाई के कारण जो है फिर अगेन होराइजन ब्रॉड हुआ। लेकिन आखिर में नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहने के लिए कैंपस इंटरव्यू होता है। हर IIT में कैंपस इंटरव्यू होता है। तो जिस दिन मेरा कैंपस इंटरव्यू था उस दिन मेरी बहन की शादी थी। तो मैं कैंपस इंटरव्यू मिस कर गया, और एज ए रिजल्ट मेरे बाकी सारे दोस्त, जो 7-8 दोस्तों की नौकरी
जैन इरिगेशन में लग गया और मेरा जॉब जो है उस वक्त नहीं हो पाया क्योंकि मैं शादी में था। वो ऑफ कोर्स बहन की शादी इम्पोर्टेंट होता है। अब शादी के बाद फिर मैंने सोचा कि अब करूं क्या। तो इन दिनों मुझे ईस्टर्न फूड इंडस्ट्री से एक जॉब ऑफर आया कि आप आ जाओ एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो मेरे अंदर एक, चूँकि मैं महाराष्ट्र में ऑलरेडी था और उसके बाद खड़गपुर में भी था, तो मेरे अंदर एक रिस्क लेने की एबिलिटी नेचुरली पैदा हो गई थी। कुछ भी चीज़ को मैं ना नहीं कहता। मैं बोला ठीक हो, चलो ठीक है, चलो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन के देखते हैं, फूड टेक्नोलॉजी करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मेरी सबसे पहले जॉब में मैंने फूड प्रोसेसिंग सीखा, टोमेटो केचप बनाना सीखा, जैम जेली बनाना सीखा और पाइनएप्पल का कैनिंग सीखा। तो ये सारा सीखने के बाद फिर मेरे दोस्तों का कॉल आया कि राजीव अब तुम आ जाओ जैन इरिगेशन में, तुम्हारे लिए एक वैकेंसी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्या टोमेटो केचप में टोमेटो एक्चुअली होता है, कितना होता है? टोमेटो होता है, काफ़ी हद तक होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको बॉटल में पैक करते हो और नेचुरली प्रिजर्वेटिव उसमें डालते हो, तो वो प्रिजर्वेटिव वाला पोर्शन जो कि बॉटल को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखने और संरक्षित रखने में मदद करता है, वो थोड़ा ख़तरनाक सा हिस्सा है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डालते हैं जिसके अंदर कि आपके हेल्थ को रिस्क हो सकता है थ्रू प्रिजर्वेटिव फूड एज अ प्रिजर्वेटिव। कैनिंग में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया तो तब से मैंने जूस पीना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो हम नेचर का जूस पीते हैं, नेचुरल जो हम जूस पीते हैं, तो आप 5 फल अगर लोगे तो एक फल से दूसरे फल का स्वाद अलग होता है। लेकिन आप कोई भी कैंड जूस या कोई भी पैकेज जूस अगर खोलते हो तो सारे के सारे डब्बों का टेस्ट एक ही होता है। नेचर में तो ऐसा होता नहीं है, तो डब्बों का टेस्ट ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, उसके अंदर स्वीटनर मिलाया जाता है और उसके अंदर सनसेट येलो कलर या कोई भी सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी एक ही जैसे हो, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो जब मैंने ये प्रोसेस सीखा तब से मैंने जूस पीना छोड़ दिया। इट्स नॉट सेफ फॉर हेल्थ। आई पर्सनली, बिकॉज मुझे अंदर की प्रक्रिया पता है तो मैं उतना ध्यान नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लगता है जूस पीना। सेफ्टी इज ऑल्सो अ कंसर्न। यस, इंटरेस्टिंग। सो फिर आप यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ यू वेंट टू आईआईटी, राइट। तो आई गॉट अ जॉब इन आईआईटी से फिर मेरी जर्नी जैन इरिगेशन में हुई और मेरा सिलेक्शन जो हुआ था उन दिनों हुआ था वहाँ के जैन चिकिता का बनाना प्रोसेसिंग का प्लांट आ रहा था, उसके सिलेक्शन के लिए हुआ था। लेकिन उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले हो गया और इसी कारण से मुझे टेम्परेली कुछ दिनों के लिए पोस्ट कर दिया गया ग्रीन हाउस डिवीज़न में। अब मेरा काम वहाँ था, एएसडी कोस्टारिका से ऑयल पाम का सीडलिंग इंपोर्ट हो रहा था, उन सीडलिंग के लिए मुझे नेट हाउस बनाना था। तो मेरे लिए पहला एक्सपोजर था देखने के लिए नेट हाउस क्या होता है। तो जहाँ की लाइट को कंट्रोल करके पौधे को आप उगा सके, वो हमने पहला मेरा ज़िंदगी का एक्सपोजर जैन इरिगेशन में, जब मैंने एएसडी कोस्टारिका के लिए नेट हाउस बनाया। मेरा दूसरा एक्सपोजर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये ग्रीन हाउस डिवीज़न में, कि उन दिनों आज से 30 साल पहले की बात है, बालू के अंदर 30 फीट लंबा टमाटर, हमने तो ज़िंदगी में 4 से 5 फीट टमाटर का पौधा देखा था। बालू के अंदर बगैर मिट्टी के ड्रिप इरिगेशन लगा के, फैन पैड कूलिंग सिस्टम लगा करके और पूरा कंप्यूटर लगा करके 30 फीट लंबा टमाटर का पौधा उगाना मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटिंग था। मैंने बोला यार अब फूड प्रोसेसिंग नहीं करूँगा, मैं ग्रीन हाउस डिवीज़न में ही रहूँगा। तो वहाँ पे मैंने फिर जैन इरिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और ये क्रेडिट उनको जाता है। आज मेरा जो इनिशियल लेवल ऑफ एक्सपोजर है वो जैन इरिगेशन में काम करने के कारण हुआ। लेकिन 9 महीने के अंदर मैं वहाँ से मैच्योर कर गया और फिर पशुओं इरिगेशन में अगला जॉब था मेरा ग्रीन हाउस डिवीज़न वहाँ का शुरू करना। तो ग्रीन हाउस में मेरा आना एक प्योर एक्सीडेंट था, ग्रीन हाउस डिवीज़न में आना एक प्योर एक्सीडेंट था। अगर चिकिता का प्लांट उन दिनों सही समय पे हो जाता है या मेरे को उसमें ही रखा जाता तो शायद मैं ग्रीन हाउस डिवीज़न में आज नहीं होता। लेकिन ग्रीन हाउस, कहते हैं भगवान की जो इच्छा होती है उसके आगे किसी का नहीं चलता है। तो ग्रीन हाउस डिवीज़न में आना या ग्रीन हाउस के लाइन में आना मेरे लिए पूरा का पूरा एक्सीडेंट था, टोटल एक्सीडेंट था, बट इट्स अ गुड एक्सीडेंट आई विल से। फॉर श्योर। हाउ वाज इंडियन ग्रीन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बैक देन? ऑनेस्टली बोलूँ तो 30 साल पहले टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ था जो कि आज के दिनों में भी शायद उतना नहीं है। जिस वक्त शुरुआत हुई थी जी 30 साल पहले एजरोम मेटल इंडस्ट्री इजराइल की एक कंपनी थी जिनके साथ जैन इरिगेशन का टाइप था। उन दिनों फैन एंड पैड और एल्डार सैनिरे का कंप्लीट कंट्रोल ऑटोमेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, उस लेवल का इरिगेशन सिस्टम और ऑटोमेशन सिस्टम शायद आज भी कई मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में नहीं लगता है। फैन एंड पैड, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब का सब उन दिनों भी था। तो तब से मैं ये कहूँगा कि चूँकि सब्सिडी का बिजनेस जब से आया है
और कई सारा चीज़ स्टैंडर्डाइज करना पड़ा है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं गए हैं, क्योंकि उन दिनों का ग्रीन हाउस भी काफ़ी अच्छा था। और 25-30 साल पहले जैसे ग्रीन हाउस लगे थे इंडिया में, वो आज भी चल रहे हैं। इसका सुवर्णा फ्लोरेक्स एक एग्जाम्पल है, जहाँ की 25-30 साल पहले रिशल का ग्रीन हाउस लगा था, आज भी फर्स्ट क्लास चल रहा है बगैर किसी दिक्कत के। तो टेक्नोलॉजी उन दिनों भी बहुत अच्छी थी, तब से हम थोड़ा सा नीचे आए हैं। अंडरस्टूड। तो आपने ग्रीन हाउस डिवीजन में काम किया, यू ऑब्जर्व दैट ग्रीन हाउस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, राइट? सो वहाँ से आपकी जर्नी विद प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एज इट स्टार्टेड। कैन यू एक्सप्लेन टू द ब्रॉडर ऑडियंस की प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन क्या होता है? क्योंकि ये वर्ड बहुत सारे लोग आज यूज़ कर रहे हैं, बट दे डोंट नेसेसरली हैव अ ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट दैट वर्ड मीन्स, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दैट वर्ड तो मीन्स। अभिनव, आप देखिए, इसके शब्द को अगर आप विच्छेद करेंगे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्शन, और कल्टीवेशन मतलब कि कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर। तो कल्टीवेशन जो हम करते हैं, आप एक मान लो एक पौधा है, पौधे के ग्रोइंग के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सॉइल का अच्छा होना, सॉइल को सही ढंग से पानी मिलना, आपके हवा से पौधे को बचाना, कीड़े मकोड़ों से बचाना, एक्सेस ह्यूमिडिटी से बचाना, एक्सेस लाइट से बचाना, लाइट के क्वालिटी को चेक करना, क्वांटिटी को चेक करना, और लाइट के कलर को भी चेंज करना। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। अब ऐसे मान लो कि खजूर का पौधा है, खजूर का पौधा डेजर्ट में होता है। अब अगर खजूर का पौधा को मुझे वैसे जगह पे उगाना पड़े जहाँ की बहुत ही छाया है या पहाड़ी इलाका है, तो मुझे डेजर्ट वाला कंडीशन उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि शेड में उगते हैं, जैसे कि कई सारे पॉटेड प्लांट्स हैं या कई सारे फोलिएज हैं जो कि शेड में उगते हैं। उनका जो बेसिक नेचर है वो है छाया में उगना। अगर मुझे उसे धूप में उगाना पड़ेगा तो मुझे उसको छाया प्रोवाइड करना पड़ेगा। कई ऐसे पौधे हैं जिनको कि ज़्यादा लाइट चाहिए, कई ऐसे पौधे हैं जिनको कि कम लाइट चाहिए, कई ऐसे पौधे हैं जिनको रात में भी लाइट चाहिए, जैसे क्राइसेंथेमम। तो प्लांट के ग्रोइंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर हम वो चीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एक तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एडवर्स कंडीशन से, और कल्टीवेट कर रहे हैं राइट काइंड ऑफ ग्रोइंग कंडीशन से। सो प्रोटेक्टेड फार्मिंग का सार यही है कि पौधे को नेचुरली जो चीज़ चाहिए हम उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं। पौधे को पता नहीं कि वो नेचुरल है आर्टिफिशियल है, पौधे का काम खाली ग्रो करना है और वो ग्रो करता है, और इस तरह से आपकी खेती सुधर जाती है और अच्छी होती है। बहुत सारे लोग संरक्षित खेती का मतलब ये समझते हैं कि ये खाली ग्रीन हाउस है, ये खाली पॉली हाउस है, ये खाली ग्लास हाउस है। नहीं, संरक्षित खेती हर एक वो अपग्रेडेशन है जो कि आप पानी के साथ कर सकते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन लगाया, वो भी मॉडर्न फार्मिंग है, वो भी एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग है क्योंकि आपने जड़ को बचाया। उसके ऊपर आपने मल्च लगाया, वो भी एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग है क्योंकि आपने रूट जोन को बचाया। उसके ऊपर आपने नॉन ओवन पॉलीप्रोपिलीन का क्रॉप कवर लगाया, वो भी एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग है क्योंकि उसने पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा दिया और वो पौधे को बाहर के कीड़े मकोड़े से बचाया। उसके बाद आप नेट हाउस बनाते हैं तो पौधे की लाइट की क्वांटिटी को और क्वालिटी को आप चेंज करते हैं। अगर आप पॉली हाउस बनाते हैं तो फिर उसको बारिश से ही बचाते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो स्टेप वाइज अपग्रेडेशन, लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मिंग है। लेवल्स ऑफ फार्मिंग, अगर आपकी मिट्टी खराब है तो फिर आप सॉइललेस में चले जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे रोशनी कम है तो आप आर्टिफिशियल लाइट में चले जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप फैन एंड पैड सिस्टम लगा देते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो आप हीटिंग सिस्टम लगा देते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि पौधे को ग्रो करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आप वो हर एक फैक्टर को आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्लांट फील्स एट होम, और जब भी इट फील्स एट होम इट ग्रोज बेटर। बट बाय दैट लॉजिकली वी शुड बी एबल टू ग्रो कोई भी प्लांट किसी भी लोकेशन में, बट वेदर का अभी भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। लाइक इन कोल्डर क्लाइमेट्स यू कैन ग्रो ओनली सर्टन क्रॉप्स, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यू कैन ग्रो सर्टन क्रॉप्स। तो वहाँ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन डजंट नेसेसरली ऑलवेज सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। इज दैट फेयर टू से? प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन थियोरेटिकली कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एनीवेयर। अब हमको इकोनॉमिकल, दूसरा एक तो है थियोरेटिकल कंसिडरेशन, दूसरा है इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ, चूँकि मुझे 30 साल हो गए इंडस्ट्री में। मेरा एक फर्म बिलीव ये है कि हमें हमेशा अल्टीमेट टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, हमें हमेशा ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी में जाना है। अब जैसे कि कोई चीज़, इसराइल की एक एग्जांपल, आपको इसराइल का एक एग्जांपल बताता हूँ कि वो बहुत पीक गर्मी में खेती नहीं करेंगे, उस दिनों वो सॉइल को स्टरलाइज कर लेते हैं। तो वो वेदर का जो फेवरेबल पार्ट है ना, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कूलिंग करके फैन एंड पैड लगा करके अगर वहाँ पे वो टेक्निकली खेती करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उनका कॉस्ट, रनिंग इकोनॉमिक्स जो है बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स, उनका इकोनॉमिकल वायबिलिटी एक क्वेश्चन आता है, कैप्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा
इस बारे में थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ कि जो आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को लगाइए, जो ज़रूरत नहीं है उसके लिए फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग। सो अगर कोई खेती स्टार्ट कर रहा है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, सो उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट आप जो कर रहे हो उससे एक लेवल ऊपर हो जाओ। अगर आप नॉर्मल क्यारी बना करके पानी डाल रहे हो, ड्रिप इरिगेशन में आ जाओ, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो मल्च में आ जाओ, मल्च कर रहे हो तो क्रॉप कवर में आ जाओ, क्रॉप मुझे कवर। सीधा ग्रीन हाउस करना है तो? अगर आपको सीधा ग्रीन हाउस करना है तो मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सजेशन है जो कि शायद आपके लाखों करोड़ों रुपए को बचा देगा। आप ग्रीन हाउस कर रहे हो, आप एक कपड़ा खरीदने जाते हो, आप 10 दुकान देखते हो, आप छोटा सा चीज़ खरीदते हो, आप रिसर्च करते हो। जब आप ग्रीन हाउस खरीदने जा रहे हो तो आप चेक करो कि पहले बात आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, आपका एंड गोल क्या है, आप किस जगह पे, किस लोकेशन पे, किस मिट्टी पे, मार्केट, किस मार्केट के लिए कौन सा क्रॉप उगाना चाहते हो। वो रिसर्च के बिना आप ग्रीन हाउस में मत घुसो। अगर आप उसमें घुसे और गलती, फिर क्या है कि रिमॉडलिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, करेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा मेरे पास ग्रीन हाउस के लिए आता है तो मैं उसको बोलता हूँ पहले सॉइल एंड वाटर का और वेदर का एनालिसिस करो। इसकी अगर एक कहानी आपको बताऊँ, करीब आज से 30 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, गुलाब का प्रोजेक्ट था, बैंगलोर के अंदर प्रोजेक्ट था। करीब 1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ फॉर पॉली हाउस टू ग्रो रोजेस, रेड रोजेस। पूरा का प्रोजेक्ट जो है 6 महीने के अंदर बंद हो गया। ये एक सिंपल सा टेस्ट अगर उन्होंने किया होता कि वाटर का ईसी, उसमें नेचुरली जहाँ पे उन्होंने बोरवेल डाला था उस वाटर का ईसी जो है 4-5 था, जिसके अंदर गुलाब का उगाना लगभग असंभव था। कई सारे लोग मिट्टी का क्राइटेरिया चेक नहीं करते, कई सारे लोग प्रोजेक्ट डाल लेते हैं, फिर देखते हैं अरे मार्केट से मैं तो बहुत दूर हूँ, किस मार्केट के लिए पैदा कर रहा हूँ, क्या एयरपोर्ट नज़दीक है, क्या ट्रांसपोर्टेशन नज़दीक है, क्या नेचुरल वेदर कंडीशन नज़दीक है। अगर आप थोड़ा सा इंडियन प्रोटेक्टेड फार्मिंग के हिस्ट्री में जाएंगे तो इंडियन प्रोटेक्टेड फार्मिंग की शुरुआत जो है दिल्ली में हुई थी, आपके पुणे में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, बैंगलोर में हुई थी। अब आप फर्ज करो, दिल्ली में गुलाब उगाने वाले बंदे को एक्सट्रीम जाड़े में हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ रहा था, ठीक है, और एक्सट्रीम गर्मी में उसको फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ रहा था। मान लो कि उसके गुलाब उगाने का खर्चा अगर 3 रुपये है, वहीं पे जो बैंगलोर और पुणे में उगा रहे थे उनको नेचुरल कंडीशन फेवर कर रहा था। अगर उनके गुलाब उगाने का खर्चा 3 रुपये था दिल्ली में, तो यहाँ पे गुलाब उगाने का खर्चा 1 से 1.25 रुपये था। अगर 2 रुपये में बेचते हैं तो दिल्ली वाले किसान को 1 रुपये का नुकसान है, यहाँ के किसान को 75 पैसे का फ़ायदा है। तो जब आप ऑप्टिमल कंडीशंस को यूज़ करते हो तो आपका ये है कि प्रोजेक्ट सक्सेस और प्रोजेक्ट वायबिलिटी का इशू जो है, वायबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि ग्रीन हाउस लगाने समय यू हैव टू टेस्ट अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या बता सकते हैं व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर सॉइल, वाटर, लोकेशन, स्पेसिफिक्स क्या क्या टेस्ट करने ज़रूरी हैं? एंड दैट यू आर सेइंग इज स्टेप नंबर 1, राइट? कैन यू मेंशन दोज थिंग्स, क्या क्या टेस्ट करने चाहिए? सॉइल एंड वाटर के स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। अगर आप NPK चेक करो, उसमें जो है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, रेफरेंस लेवल दिया रहता है सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में। वाटर के साथ भी है कि पानी हार्ड है, TDS है, उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, वाटर का क्वांटिटी कितना अवेलेबल है। वेदर की जहाँ तक बात है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसा है, डे लाइट आवर्स कैसा है। इन सारे पैरामीटर्स को पढ़ के कोई एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि इसमें आपको कौन सा क्रॉप और कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप शिमला मिर्च उगाना चाहते हो तो शिमला मिर्च के ऊपर जो है क्रॉप का लोड आएगा। क्रॉप का लोड अगर आता है तो मैं स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट सिस्टम डालूंगा, जिसको ट्रेलिसिंग सिस्टम बोलते हैं। मैं अगर बेंगलोर जैसे या हैदराबाद जैसे कंडीशन में डाल रहा हूँ, या रेडिएशन ज़्यादा है, तो हैदराबाद जैसे कंडीशन में वहाँ पे शेड नेट भी डालूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्रॉप कर रहा हूँ जैसे टमाटर कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे पत्ते हैं, तो मैं उसके अंदर फिल्म भी चेंज करूँगा, जिसको कि डिफ्यूज फिल्म लगाएंगे। अगर मैं यही क्रॉप चंडीगढ़ में करूँगा जहाँ की ठंड ज़्यादा है, तो मैं ऐसा फिल्म यूज़ करूँगा जिसके अंदर की हीटिंग हो सकता है और थर्मिक प्रॉपर्टीज़ हो। तो क्रॉप के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम अलग अलग टेक्नोलॉजी और उसके कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए ये 3 बेसिक डाटा हमें बहुत ज़रूरी है। ड्रिप इरिगेशन का जब हम देखेंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा, जब हम वाटर टेस्ट करते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमको जो है ड्रिपर के अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसा लगेगा, क्या सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा है, TDS ज़्यादा है, क्या हमको RO चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सारा चीज़ बेसिक अगर हम चेक कर सकते हैं। अगर हम समझो कि सॉइल के अंदर आपको हार्ड वाटर है, मिट्टी के अंदर पानी के अंदर पानी अगर हार्ड वाटर है, तो आपके जो है क्या ये स्केलिंग होगा, ड्रिप के ऊपर स्केलिंग होगा, और फिर ड्रिप के चोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
तो ये सारे पैरामीटर्स आपको आने वाले बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं और आपकी सफलता की ओर आपको अग्रसर कर सकते हैं। सो नंबर वन, सबसे पहले तो फिगर आउट करो तुमको करना क्या है, व्हाट यू वांट टू डू विद एग्रीकल्चर। वंस यू फिगर दैट आउट, क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनका सारा बेसिक पैरामीटर्स निकालो, सो दैट यू कैन चूज द राइट टेक्नोलॉजी फॉर योर रीजन, राइट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जैसे आपने नेट हाउस के बारे में समझाया, नेट हाउस वर्सेस ग्रीन हाउस वर्सेस एडवांस्ड ग्रीन हाउस, ये तीनों के बीच में आप डिफ्रेंसिएशन बता सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ होता है, कौन से क्रॉप के लिए, कौन से कंडीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है। मैं तो थोड़ा और बेसिक में चलूँगा। जिस बंदे ने ड्रिप इरिगेशन लगा लिया, उसके बेसिस से उसके ऊपर से प्रोटेक्टेड फार्मिंग शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो किसान नॉर्मल खेती कर रहा है उसको जो है सबसे पहले मल्च का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन जो है इज द वाइफ ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडर्न फार्मिंग। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन इज द वाइफ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अगर आपको चाहिए कि उसके ऊपर आपका बच्चा अच्छा हो और आपका क्रॉप अच्छा हो तो आप उसके ऊपर मल्च लगाइए। अब मल्च कैसा होना चाहिए? मल्च के ऊपर लाइट ट्रांसमिशन नहीं चाहिए, मल्च के अंदर से बिल्कुल भी लाइट ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट ट्रांसमिशन होगा तो आपके वाइट रूट जो है सरफेस पे नहीं रहेंगे। सॉल्ट एक्यूमुलेशन जो है ड्रिपर के पास होगा। तो कई सारे एडवांटेजेस इसलिए हैं क्योंकि मल्चिंग से लाइट नहीं जाता है। तीसरा एक और भी फ़ायदा ये है कि जब रूट जोन को कूल रखेगा अगर मल्चिंग से लाइट नहीं जाएगा, तो मल्चिंग एक है राइट टेक्नोलॉजी, आपका यील्ड वहीं पे 20 से 30% बढ़ गया। मल्चिंग का सही इस्तेमाल गर्मी में हम ब्लैक एंड वाइट करेंगे, जाड़े के अंदर हम ब्लैक एंड सिल्वर करेंगे। सिल्वर कलर से कलर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी के अंदर सिल्वर लगाते हैं तो रेड कलर जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। टमाटर के अंदर सिल्वर लगाते हैं तो टमाटो फ्रूट का जो है डेवलपमेंट, कलर डेवलपमेंट अच्छा होता है। लेकिन जब हम समर में प्लांटिंग करते हैं तो मेरा प्राइमरी गोल है कि हम रूट जोन को ठंडा रखें। तो इसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो मल्च को ब्लैक एंड वाइट चाहिए और दूसरा उस मल्च ब्लैक एंड वाइट मल्च से लाइट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये मल्चिंग बेसिक टेक्नोलॉजी हो गई जो कि हर इंसान को करना चाहिए सरफेस लेवल पे। सरफेस लेवल पे। अब मल्चिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपकी बारिश आती है तो बारिश आने के बाद मल्चिंग छात्री का भी काम करता है। लेकिन मल्चिंग क्या नहीं कर रहा है? मल्चिंग जो आने वाले हवा को नहीं बचा रहा है, मल्चिंग कीड़े मकोड़ों से नहीं बचा रहा है, राइट। थोड़ा बहुत बचाता है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है सिल्वर लाइट तो कुछ हद तक एफिड्स और वाइट फ्लाई को इम्पैक्ट करता है, लेकिन पूरी तरह से उसके फ्लाइट पाथ को नहीं रोक सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे अनुभव के ऊपर जो कहता हूँ कि अगर किसी को नेक्स्ट स्टेप में अपग्रेड करना है और किसान अगर ड्रिप और ये लगा रहा है तो वो सिंपल, अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है तो वो क्रॉप कवर लगा ले। क्रॉप कवर लगाने के बाद क्या होगा, नॉन ओवन पॉलीप्रोपिलीन है, आप उसको ढक देते हो, छोटा सा 4 mm का वायर लगा के, या उसका भी एक फाइबर का वायर आता है वो लगा कर जब आप उसको ढक लेते हो तो रात के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिटेन करता है। सुबह में जब सूरज की रोशनी आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देता है। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि बगैर एक्सपेंसिव ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगाए हुए आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। अच्छे, सबसे और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि फिजिकली कोई भी इंसेक्ट घुस ही नहीं सकता है, तो आप अपने पौधे को बिल्कुल भी केमिकल फ्री उगा सकते हो। प्रॉब्लम तब आता है जबकि आपके प्लांट को पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो इसका उपाय ये है कि जिस वक्त आपका फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है उस वक्त आप क्रॉप कवर को हटा दो। जब आपने क्रॉप कवर को हटा दिया उस वक्त तक पौधा बहुत मजबूत हो जाता है। तो इंसेक्ट आके उसको ऐसे भी अटैक कर पाएगा, लेकिन उतनी आसानी से नहीं अटैक कर पाएगा जैसे कि नॉर्मल क्रॉप को कर लेता। तो ये तो क्रॉप कवर का एक सिस्टम हुआ। अब हमने यहाँ पे थोड़ा इंसेक्ट को बचा ले, चलो किसी को क्रॉप कवर नहीं लगाना है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, हम नेट हाउस को कब लगाएंगे, कौन से प्रॉब्लम को नेट हाउस सॉल्व कर रहा है? नेट हाउस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जब हमको लाइट का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी चेंज करना है। क्वालिटी कैसे डिफाइन होता है लाइट का? लाइट का क्वालिटी डिफाइन होता है कि फोटोसिंथेटिक रेडिएशन, जिसको कि 400 से 700 नैनोमीटर का जो लाइट है पौधे को उतना ही चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। लक्स जो एक क्राइटेरिया है, जो टोटल DLI डे लाइट इंटीग्रल है, वो एक लेवल के बाद नहीं चाहिए। तो जब हमारे यहाँ नेचुरली बहुत धूप है, जैसे मान लो अहमदाबाद है, राजस्थान है, जहाँ की रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, उस वक्त में हम अगर खेती करना चाहते हैं तो हमको प्लांट के ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना पड़ेगा। प्लांट के ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए हमको लाइट को कम करना पड़ेगा, और लाइट को कम करने के लिए हमको शेड नेट लगाना पड़ेगा, और शेड नेट को होल्ड करने के लिए शेड नेट हाउस लगाना पड़ेगा। अब शेड नेट हाउस की पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी वो थी पाइप के ऊपर रख दिया, तो वो स्ट्रक्चर महंगा होता था। सिंपल सा ग्रीन हाउस जैसा ये स्ट्रक्चर बनाया पूरा, उसको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं।
आपने फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर नेट लगा दिया, तो नेट से अब जैसे नेट के अंदर भी सेट फैक्टर्स हैं 30%, 40%, 50%, 60%। 30% है मतलब कि वो 30% लाइट को अलाउ नहीं करेगा, 30% लाइट को ब्लॉक करता है। 30% से नेट का मतलब है वो 30% लाइट को ही ये ब्लॉक करता है। 50% का मतलब 50% अलाउ करता है, 50% ब्लॉक करता है। अगर 70% से नेट है तो वो 70% को ब्लॉक करता है और 30% ही अलाउ करता है। तो हम किस जगह पे उगा रहे हैं इससे हम डिसाइड करेंगे वो, और कौन सा क्रॉप उगा रहे हैं इससे ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने परसेंटेज का शेड नेट डालेंगे। अब अगर ग्रीन हाउस के अंदर हम कैप्सिकम उगा रहे हैं और उसके अंदर हमको शेड नेट डालना है तो 30% शेड नेट से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक भी 20% शेड नेट का लाइट कम करती है, काट रही है। तो हमने 30% का शेड नेट डाला तो उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर खाली मेरा एक ही प्रोटेक्शन नेट है तो उस वक्त मुझे 50% का नेट डालना पड़ेगा। अगर यही क्रॉप को मैं समझो राजस्थान में उगा रहा हूँ तो ज़्यादा वहाँ लाइट है, मुझे लाइट कम करना 50%, इक्वल रेडिएशन लेवल लाने के लिए तो मुझे हो सकता है 60% का शेड नेट यूज़ करना पड़े। तो आप देख रहे हो क्रॉप के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका कवरिंग चेंज हो जा रहा है। ये तो हो गया पहला क्वालिटी ऑफ लाइट, ये क्वांटिटी ऑफ लाइट कंट्रोल कर, क्वांटिटी ऑफ लाइट। दूसरा पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ लाइट। 10 साल पहले मैं पॉलीसैक जो इजरायली कंपनी है उसके साथ काम करना शुरू किया, तो मेरे नज़र में एक उनका ब्रोचर आया जिसको बोलते हैं क्रोमैटिनेट। अब ब्रोचर के अंदर 2 फोटो था। एक फोटो के अंदर एक आदमी खड़ा है जिसके अंदर पिटोस्पोरम क्रॉप था, ऑर्नामेंटल फोलिएज, और ऑर्नामेंटल फोलिएज के अंदर जो रेड नेट के अंदर था उसकी ऊंचाई उसके कंधे तक थी। दूसरा जो ब्लैक शेड नेट के अंदर वही फोलिएज क्रॉप था, डेट ऑफ प्लांटिंग सेम था, इरिगेशन सेम था, फर्टिगेशन सेम था, उसके प्लांट का हाइट केवल कमर तक थी। चेंज कुछ भी नहीं हो रहा, शेड परसेंटेज वही है, ठीक है। आपका चेंज जो हो रहा है वो क्वालिटी ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। रेड नेट क्या कर रहा है, रेड नेट जो है रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को ज़्यादा ट्रांसफर कर रहा है और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ गया। तो इसके लिए उस प्लांट का यील्ड बढ़ गया। तो कई ऐसे सिचुएशन जब हम लीफी वेजिटेबल करते हैं, जैसे पालक कर रहे हैं या फिर धनिया पत्ता कर रहे हैं या फिर गार्लिक कर रहे हैं या फिर हम प्याज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर मैंने 30% शेड नेट भी डाला तो आप जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे, जो लीफ का टेक्सचर है, लीफ की उपज है, लीफ का जूसीनेस है, वो सब चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम। जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम। व्हाट्स द डिफरेंस इन यील्ड अप्रॉक्सीमेटली? अराउंड 20%। एंड ऑर्नामेंटल फोलिज के केस में तो मैंने 50% तक देखा है। कई सारे इंसेक्ट रेड नेट के अंदर ठीक से देख नहीं पाते हैं। ये एक पार्ट हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा था। तो ये आप नेट हाउस में यूज़ करेंगे ओपन फील्ड में? ओपन फील्ड से नेट हाउस कन्वर्ट करने के लिए आप क्रॉप कवर कर रहे हो तो रेड कलर का क्रॉप कवर यूज़ कर सकते हो। अगर आप नेट लगा रहे हो तो 50% रेड कलर का नेट यूज़ कर सकते हो। इन अ नेट हाउस ऑल्सो। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम नेट चेंज कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ लाइट चेंज करने के लिए शेड फैक्टर को कंट्रोल किया, 50% किया, लेकिन हमने क्वालिटी ऑफ लाइट चेंज करने के लिए कलर ऑफ नेट चेंज किया। ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ नेट हम क्वालिटी ऑफ लाइट हम पॉली हाउस में भी चेंज करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइट को हम पॉली हाउस में कैसे चेक करते हैं, हमने बताया। जैसे डायरेक्ट लाइट है या डिफ्यूज लाइट है। डिफ्यूज लाइट के अंदर शैडो फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे क्रॉप जैसे कि शिमला मिर्च हो, खीरा, गुलाब, टमाटर, ये सब के अंदर पत्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब आप फर्ज करो कि ऊपर में बल्ब की रोशनी से रोशनी आ रही, तो क्या होगा, ऊपर का पत्ता जो है पूरा रोशनी रिसीव कर रहा है। आप जैसे जैसे नीचे जाते हो तो ऊपर वाला पत्ते का छाया नीचे बनेगा। तो आपकी फैक्ट्री में ऊपर के पत्ते तो काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन नीचे के पत्ते में क्या हो रहा है, नीचे के पत्ते में लाइट नहीं जा रहा है। तो क्या आपका फैक्ट्री काम करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हम क्वालिटी ऑफ लाइट चेंज करते हैं। मतलब कि हमारा क्वालिटी एक था कि हमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इतने स्पेक्ट्रम तक लाइट हम आने दे रहे हैं, 400 to 700 नैनोमीटर्स, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट। लेकिन उसके अंदर क्वालिटी कौन सा है, डायरेक्ट है या डिफ्यूज है, उससे ही मेरे क्रॉप के यील्ड पे फ़र्क पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ। तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग में इन सारे चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। आई होप दिस इज क्लियर। नो, इट इज इट्स आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड इज स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स, यस, सी हाउ यू कैन एड्रेस देम, और उसको एड्रेस करते करते आपके बाकी पैरामीटर्स को आप कैसे कंट्रोल करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली द टेक्नोलॉजी विल अपग्रेड। एब्सोल्युटली। अब आप जैसे देखो कि सिंपल नेट हाउस स्ट्रक्चर है। आज के डेट में हज़ारों हज़ार एकड़ में लोग खेती करते हैं, टेम्पररी यूकलिप्टस के पेड़ का या पत्थर का ये लगा करके, और 2 मीटर हाइट होता है। अब उसमें खर्चा उनका हर साल लगभग उनको नेट चेंज करना पड़ता है, हर साल उनको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, 2 से 3-4 लाख रुपए तक खर्चा हो जाता है।
लेकिन उसके जगह अगर केबल पोस्ट नेट हाउस डाले जो कि 4 मीटर ऊंचा है। केबल पोस्ट नेट हाउस क्या केबल होता पोस्ट मतलब कि वो टेंसाइल स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसके ऊपर एक कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर तार खींचे होते हैं, वायर रोप, और वायर रोप के ऊपर नेट फिक्स होता है, जिसके अंदर नेट का स्ट्रेंथ और लाइफ दोनों बढ़ जाता है। है? ओके। तो जो हम इस तरह का नेट हाउस यूज़ करते हैं तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। क्रॉप के हाईएस्ट पॉइंट अगर शिमला मिर्च है तो उसकी ऊंचाई 8-10 फीट तो जाती है। उसके उसके ऊंचे पॉइंट से नेट की ऊंचाई तक में गैप रहता है, उसको बफर जोन बोलते हैं। तो जितना ऊंचा स्ट्रक्चर रहेगा बफर जोन उतना ज़्यादा रहेगा, और क्रॉप के अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल उतना अच्छा होगा, एरेशन उतना अच्छा होगा। तो आज किसान भाइयों को करना ये चाहिए कि उनको ऊंचा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मतलब बफर जोन ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, ये सब क्रॉप का लोड होता है, इन सब में क्रॉप का लोड होता है। कैप्सिकम का एक लोड है, टोमेटो के अंदर 25 kg पर स्क्वायर मीटर का लोड चाहिए। अगर आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ये लोड डाल रहे हो तो स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर सकता है। तो जब हमको ये पता चलेगा, मान लो कोई धनिया पत्ता उगाना चाहता है या पालक उगाना चाहता है, उसको ट्रेलिसिंग सिस्टम नहीं चाहिए, ओनली फॉर टॉल क्रॉप्स। ओनली फॉर टॉल क्रॉप जिसका कि अपना लोड है, जिसके चलते स्ट्रक्चर के ऊपर भी लोड आ सकता है, तो हमको ट्रेलिसिंग सिस्टम चाहिए। तो क्रॉप क्या उगाना है ये जानकारी से कौन सा सिस्टम अंदर डालना है उसका भी हमको ये अंदाज़ा एक होता है कि हमको कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेज में आप देखेंगे इंडिया के अंदर नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है। अब नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस के अंदर हम एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वेंटिलेशन। तो हमारा वेंटिलेशन का ऑपरेशन कितना स्मूथ है, हमारा वेंटिलेशन कितना ज़्यादा है। नॉर्मली कई लोग जो है ग्रीन हाउस का वेंटिलेशन 1.5 मीटर पर बंद कर देते हैं, या ऊपर का वेंटिलेशन 0.8 मीटर जो टॉप वेंट बोलते हैं उसको 0.8 से 0.9 मीटर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर 1.2 मीटर तक वेंटिलेशन होना चाहिए, साइड में 4 मीटर तक वेंटिलेशन होना चाहिए। इससे इन छोटी छोटी चीज़ों से आपकी उपज बढ़ सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जानना तो ज़रूरी है। लोग आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन लोग जानते ही नहीं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइसेस। इसमें राइट चॉइस में अभिनव एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने बोला कि आप कुछ छोटा भी सामान खरीदते हो तो आप जा करके चेक करते हो, 10 दुकान में चेक करते हो। तो आप कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट करो, आपका ये हक बनता है कि आप 5 वेंडर को मिलो, 5 किसानों को मिलो, अपने थोड़ा स्टडी में टाइम दो, 4-5 महीने टाइम दो स्टडी में, पूरे इकोनॉमिक्स को समझो, मार्केट डायनामिक्स को समझो, सीजनैलिटी को समझो। जब आप इतनी चीज़ों को समझ करके घुसोगे ना तो आप सफल होगे। जोश में घुसोगे, बगैर होश के घुसोगे तो फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यही कारण है कि बहुत सारे किसान आज सफल नहीं हो पा रहे। किसानों को सफल होने के लिए बेसिक स्टडीज बहुत ज़रूरी है। कौन सा क्रॉप, कौन सा लोकेशन, कौन सी टेक्नोलॉजी, किस वेंडर से टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सट्रीम चाहिए या मिनिमम चाहिए। तो आप अपना इकोनॉमिक समझ करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो यू विल डू बेटर। Interesting. I think a very strong message here is कि anyone who's wanting to get into agriculture, homework is key. I think a lot of the other guests जिससे मैंने बात किया है उन्होंने भी सेम चीज़ बोला है कि always do your base level of homework. होमवर्क करने के बाद फिगर आउट करो करना क्या एग्जैक्टली एंड ओनली देन मेक एन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो आपने इतना कुछ सीखा कैसे? वॉज इट ऑल थ्रू लर्निंग ऑन द फील्ड? हाउ इज़ योर लर्निंग कर्व फास्ट? आई थिंक मैं आपको जानता हूँ, यू आर an avid learner, like you set up everything in the podcast. What has been the key to you learning so much technical information? Because you've not been a grower as such, but you almost know everything about growing. See what happens, I always tell to all the people who come in my contact कि सीखने का कोई अंत नहीं है और सीखने की कोई सीमा नहीं है। तो आपको हर दिन सीखना चाहिए। अपने क्षेत्र के अंदर ही नहीं सीखना चाहिए, क्षेत्र के बाहर भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर मान लो कि मैं एग्रीकल्चर के बारे में जानता हूँ, मैं फोटोग्राफी के बारे में जानता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ, मैं वीडियोग्राफी के बारे में जानता हूँ, मैं पॉडकास्ट के बारे में जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में हैं, मेरे फ्रेंड्स फोटोग्राफी सर्कल में हैं, मेरे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े पॉडकास्टर्स से हैं, तो मेरा नेटवर्क बड़ा हो जाता है। लेकिन यू बिकम मोर एंड मोर रेयर कमोडिटी, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो एग्रीकल्चर इंजीनियर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, स्टॉक मार्केट के प्रैक्टिशनर भी हैं, और पॉडकास्ट में भी सारा सेटअप जानते हैं, या कई सारी और चीज़ें जो कि जानते हैं, और अपने सब्जेक्ट में भी टेक्निकल हैं। इसके पीछे ये नहीं है कि मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन मेरा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। मैं कम से कम आज भी 17-18 घंटे पढ़ाई में लगाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखूँ और हर एक से सीखूँ, बिकॉज मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है कि सीखने के लिए आपको खाली होना पड़ता है, यू हैव टू बी एन एम्प्टी बकेट, और देने के लिए भरा होना पड़ता है। तो जब आप खाली हो तभी आप सीख सकते हो, जब आप भरे हुए हो तभी दे सकते हो। तो ये छोटी सी फिलॉसफी ज़िंदगी में बहुत काम आती है।
Interesting. I think that's the mindset I'm trying to develop to be able to learn. And इस podcast का भी main agenda वही है, to talk to different people और उनके journey से सीखना, right? So जब आपने अपना career start किया, let's go back to the storyline, and आप देखें कि globally Israel में technology is a lot more advanced. How is that compared to Indian technology? Like if you have to compare that at the time, India versus global in 2004-5, how were we placed? दो चीज़ है, इज़राइल इनोवेशन है बहुत स्ट्रांग है, इंडिया इम्प्लीमेंटेशन है बहुत स्ट्रांग है। Really? 30 साल पहले अगर मैं बोलूँगा कि इज़राइल में कुछ सीखने जैसा था, बहुत कुछ नया था वहाँ पे होता था और आज भी नया हो रहा है, इसलिए मैंने बोला इनोवेशन में इज़राइल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई उसके इम्प्लीमेंटेशन में हिंदुस्तान का कोई जोर ही नहीं है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज के डेट में मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे फार्म है जिसको देखने के लिए पहले हम इज़राइल जाया करते थे। शायद सीखने के पर्पज़ से, वो सीखने के पर्पज़ से आज इज़राइल जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो जो करते हैं इज़राइल के लोग वो बहुत परफेक्ट करते हैं और बहुत ही शिद्दत से करते हैं और पूरा डीप नॉलेज लेके करते हैं। वहाँ के आप किसी किसान से मिलोगे तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि वो एक साइंटिस्ट से ज़्यादा जानता है और इस लेवल का नॉलेज वो एक्वायर करता है कि उसके फेल होने का चांस नहीं है। दूसरा कि वो हमेशा एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी पे नहीं जाता है, वो हमेशा ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी पे जाता है। मैंने 25-25 एकड़ के सिंगल नेट हाउस स्ट्रक्चर्स देखे हैं जहाँ की इंडिया के अंदर 1-2 एकड़ के अंदर लोग बस बोल देते हैं, वहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो 25 एकड़ का होता है। लोग किस पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तीसरा ग्रेडिंग और पैकेजिंग वहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। कार्मेल करके एक कंपनी है जो कि वहाँ फार्मर्स का ग्रुप बनता है, वो फार्मर्स सारे लाके उस सेंट्रलाइज पैकेजिंग हॉल में अपने प्रोड्यूस को डालते हैं और वो पैकेजिंग करके वो एक ब्रांड के अंदर मार्केट में जाता है। तो ब्रांडिंग स्ट्रांग होने के चलते जो है ये प्रोडक्ट अच्छे से बिकता है और मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि दे सेल अंडर वन स्ट्रांग पॉइंट। इंडिया के अंदर जो मुझे लगता है डिफरेंस है कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है आज इंडिया के ग्रोइंग पॉपुलेशन का। हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारे 3 टाइम खाने में जो पेस्टिसाइड जा रहा है, द अमाउंट ऑफ पॉइजन दैट वी आर ईटिंग, इट्स एक्चुअली किलिंग द पीपल। आई वर्क वेरी क्लोजली विद संकरा कैंसर हॉस्पिटल एंड आज 1 महीने के बच्चे को मैंने कैंसर देखा, 1 महीने के बच्चे को। तो ये मोस्टली फूड चेन से आ रहा है। 1 महीने के बच्चे ने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई हैबिट उसकी नहीं है जिसके चलते उसको कैंसर हो, लेकिन 1 महीने के बच्चे को जब कैंसर होता है तो डेफिनेटली इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, और पेरेंट्स को इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फूड चेन। Indiscriminate use of pesticide, indiscriminate use of fertilizers as well. So we have to move towards a better technology. Israel में वो चीज़ थोड़ा कंट्रोल है. We have to follow the good agriculture practices. What is that? Can you define that? How do people move from excessive pesticides and fertilizer usage देखो, growing more healthy produce? जब मुझे ये पता चला किस सब्जी में, जब मैं खेतों में जाता था किसानों से इंटरेक्ट करता था और मुझे ये पता चला कि इस सब्जी में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, जैसे कि भिंडी या गोभी, तो आज 10-15 साल हो गए मैंने बाहर की भिंडी और गोभी नहीं खाई है। अगर आपको खाना है, ये सब्जी खाना है, तो मैं हर आदमी को इनकरेज करूँगा थोड़ा सा किचन गार्डन कर लो, थोड़ा सा अपने छत के ऊपर जगह कर लो, या थोड़ी सी खेती कर लो, या फिर उस किसान से करो जो कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग कर रहा है। वहाँ पे अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इज मच लेस कंपेयर टू ओपन फील्ड। लोग को पता कैसे चलेगा कि वो तो जा रहे हैं सुपरमार्केट में खरीदने, राइट? उनको आइडिया नहीं है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हो रहा है, ओपन फील्ड में हो रहा है। कुछ चीज़ मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ इसके बारे में, एग्जैक्ट पहचानना तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर आप सुपरमार्केट में जाओ और रेड कैप्सिकम देखो या फिर येलो कैप्सिकम देखो, तो मोस्टली वो प्रोटेक्टेड फार्मिंग से आ रहा है। डार्क स्किन का जो इंग्लिश कुकुम्बर है वो देखोगे तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग से आ रहा है। लेट्यूस है वो प्रोटेक्टेड फार्मिंग से आ रहा है। आपके अच्छे पालक का टेक्सचर देख के वो समझिए, थोड़ा सा आम आदमी के लिए मुश्किल है समझना, या फिर कुछ ऐसे छिलके जिसके छिलके को आप उतार सकते हो, कुछ इस तरह की सब्जी अगर आपको दिखती है तो वो सब सेफ़ है खाने का। तो आप 5-6 सब्जी तो मैं जो रेगुलरली खाता हूँ यही खाता हूँ, जिससे कि मुझे पता है कि ये सेफ़ है और सेफ़र है, और बाकी जो मैं खुद से उगा सकता हूँ, जैसे लौकी है, कई सारे और क्रीपर्स हैं जो कि आपके घर में बहुत आसानी से उग सकता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि उसको तो आप ज़रूर ही यूज़ करो, खेती थोड़ा करो, किचन गार्डनिंग करो, और नहीं तो किसान के संपर्क में रहो जो कि आपके घर के बगल में खेती करता है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट फ्रॉम फार्म जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रो कर रहा है, प्रोटेक्टेड फार्मिंग में कर रहा है। नहीं तो अगर आपको किसान, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका वेजिटेबल फ्रूट कहाँ से आ रहा है।
आज कई दोस्तों से सुनने के बाद मुझे ये पता चला, शायद आम लोगों को ये नहीं पता है कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग का प्रोड्यूस कहाँ पे है। तो एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी बनाना भी शायद ज़रूरी काम होगा, जहाँ की सारे प्रोटेक्टेड फार्मिंग के ग्रोअर्स का लिस्ट एक सेंट्रलाइज जहाँ पे हो, जो कि आम जनता तक अवेलेबल हो, जिससे कि उनको पता चल सके कि भैया ये प्रोटेक्टेड से आ रहा है और मुझे इसको खाने में ज़्यादा सेफ्टी है। राइट, आई थिंक कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट से बात करूँ, तो जब मैं स्टोर में जा रहा हूँ, आई डोंट हैव दैट आइडिया। अगर मैं जानूँ देन आई प्रॉब्ली नॉट डू इट। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ऑर्गेनिक, बट उनको कहाँ मैं परचेज कर सकूँ, कहाँ उनको एक्सेस कर सकूँ, दैट्स अ पेन पॉइंट विच इज़ एन ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी विच कैन बी एड्रेस्ड इन जनरल, राइट? आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ज़्यादा, कि हम इसको पता कर सकें कि कैसे है। जैसे आप जाते हो चेरी टोमेटो देखते हो स्टोर्स में, और स्टोर आजकल तो डेडिकेटेड ऑर्गेनिक स्टोर्स भी हैं, तो ये पता करना पहले से आज के ज़माने में ज़्यादा आसान है। ट्रू। सो जब आपने ये सब देखा कि ओपन फील्ड में खेती हो रही है, इंडिया में टेक की ज़रूरत है, दैट्स व्हेन यू गेव बर्थ टू एग्रीप्लास्ट। हाउ डिड दैट हैपन? थोड़ा उसका स्टोरी बता सकते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सो लिटिल बिट मोर ऑन दैट। एग्रीप्लास्ट इज़ अगेन, मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं ज़िंदगी में, जब हमें लगता है कि हमारे लिए सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, उस वक्त एक भगवान नया रास्ता खोलता है, और भगवान की प्लानिंग का हमें पता नहीं होता। तो बात 2003 की है। उन दिनों में गिनेगार प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इजराइल का केवल डायरेक्टर मार्केटिंग हुआ करता था, और मेरे पास केवल एक ही प्रोडक्ट था, ग्रीन हाउस की फिल्म, जिसको कि मैं इंडिया में बेचता था। कई सारे कस्टमर्स भी इंपोर्ट करते थे और उसको इंडिया में बाकी छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको दे दिया करते थे। तो इसमें से एक कस्टमर जो है हमारी इजरायली कंपनी से वो इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन थोड़ा सा इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और इनवॉइसिंग के वैल्यू के अंदर इशू था, इसके लिए उनके ऊपर DRI का रेड आया। और 20 दिसंबर 2003 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं मेरी बेटी के PTM से वापस लौटा घर पे, और दरवाजे पे एक दस्तक हुई। दस्तक के बाद एक जेंटलमैन ने मुझे दिखाया कि आपके खिलाफ सर्च वारंट है। तो मैं सोचा इकलौता बंदा एक सर्च वारंट डिलीवर करने आया है, तो मैंने बोला सर आइए, कोई बात नहीं। तो उनके पीछे पीछे करीब 20 लोग और आ गए। Okay. तो मुझे ये पता चला कि वो रेट था, DRI का रेट था, जो एक कस्टमर के इंपोर्ट के सिलसिले में DRI का रेट था। तो सारे दिन तक ना मुझे कहीं जाने दिया गया, एक एक डॉक्यूमेंटेशन की तलाश ली गई। और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही शॉकिंग था कि इस तरह के किसी चीज़ से मुझे गुजरना पड़ रहा था। उसी दिन मेरी वाइफ को मिसकैरेज भी हो गया, और सी वॉज ब्लीडिंग, एंड मैं उनको हॉस्पिटल नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि आई वॉज बीइंग रेडेड। 5:30 बजे शाम तक फिर मुझे जीप में बिठा के ले गए वो DRI के ऑफिस में इंदिरा नगर में, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। और उन्होंने बोला कि एक ही बात बोली, वो लोग बड़े ईमानदार थे, शायद उस तरह के ऑफिसर्स उस समय के ऑफिसर्स बहुत ही अच्छे और वैल्यू सिस्टम वाले थे। उन्होंने एक ही बात बोला, राजीव तुमने कुछ गलत किया नहीं है, तो कुछ तुम्हारा गलत होगा नहीं, लेकिन फियर ऑफ अननोन इज़ द वर्स्ट फियर दैट एनीबडी कैन हैव। सो ये 20 दिसंबर 2003 से लेकर के 13 जनवरी 2004 तक, लगभग 23 रात तक मैं सो नहीं सका। इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए कि फियर ऑफ अननोन इज़ द वर्स्ट फियर यू कैन हैव। 13 जनवरी हैपन्स टू बी माई बर्थडे। 13 जनवरी 2004 को मेरा जन्मदिन था। तो मैं बैठ करके सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, और मुझे इससे कैसे आना चाहिए। ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है, कि हम किसी भी सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस तरह की मुसीबत से बाहर आऊं, और जो मेरे लिए जो ये प्रॉब्लम था वो अपॉर्चुनिटी बने। तो मैंने इसको रियलाइज़ किया कि जो कोई और मेरा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा था, उसके बजाय मैं क्यों नहीं इंपोर्ट करूं। तो एग्रीप्लास की शुरुआत 13 जनवरी 2004 को DRI के रेड के बाद, 23 रात तक बगैर सोने के बाद, होसूर के एक कार गैराज में 8 फीट बाय 12 फीट, वहाँ से हमारी हम्बल बिगनिंग हुई। 2,500 रुपये में मुझे अभी भी याद है, हमने एक घर किराए पे लिया था जिसके घर का एक कार गैराज था 8 फीट बाई 12 फीट। वहाँ पे हमने पहला कंटेनर इंपोर्ट किया। पैसे नहीं थे तो 24% इंटरेस्ट पे दोस्त और फैमिली मेम्बर से हमने लोन पे पैसे लिए। और एक बात है कि चूँकि नीयत हमारा तब भी साफ था, ईमानदारी तभी भी थी, इसलिए ऊपर वाला भी मदद करता है। तो इसलिए मैंने बताया कि जिस वक्त में लगता है आपको सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो भगवान कोई नया रास्ता खोल रहा होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता है। तो एग्रीप्लास की शुरुआत इस तरह से हुई, रेंटेड घर से, कार गैराज से, बोरोड मनी से।
एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम एग्रीप्लास वाज ट्राइंग टू सॉल्व? जब आप स्टार्ट किए थे तो ऑब्वियसली हर कंपनी का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है बिजनेस, राइट? सो बैक देन जब आप एक दो लोग थे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम यू ट्राइंग टू सॉल्व इन इंडियन एग्रीकल्चर? मेरे लिए प्रॉब्लम ये था सॉल्व करने के लिए कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग इटसेल्फ वाज अ न्यू सब्जेक्ट इन इंडिया. उसके अंदर टेक्निकल मार्केटिंग नहीं होती थी, टेक्निकल प्रोडक्ट सेल्स नहीं होता था, स्पेशली कवरिंग के बारे में. तो मेरे जो मेंटर्स थे यहूदा एस्केनाजी और यहूदा शंकर, उन्होंने एक प्रोडक्ट का पूरा मुझे सार, समरी, नॉलेज सब कुछ समझाया. और वो कभी भी कस्टमर से बात करते थे तो ये बोलते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है. दे वर द डॉक्टर टू द कस्टमर. सो एग्रीप्लास्ट ने टेक्निकल मार्केटिंग की शुरुआत करी और एग्रीप्लास्ट का एक प्रोडक्ट था ग्रीन हाउस फिल्म. लेकिन हम ऐसे नहीं बेचते थे. उन दिनों IPCL एक कंपनी हुआ करती थी जो कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती थी, क्लियर प्लास्टिक, और सारे ग्रीन हाउस में वही यूज होता था. लेकिन गुलाब के अंदर मैंने डिफ्यूज़ फिल्म इंट्रोड्यूस किया, कई सारे क्रॉप्स में थर्मिक फिल्म यूज़ किया नॉर्थ इंडिया में. तो इससे क्या हुआ कि लोगों की उपज बढ़ने लगी. ईल्ड कम से कम 20% ज़्यादा हो गया क्लियर के तुलना में. तो धीरे 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 करके वन मैन आर्मी, अकेले शुरुआत की थी मेरे साथ और टेक्निकल मार्केटिंग करके लिटरली हमने मार्केट के अंदर अच्छा नाम कमाया. और दूसरा जो मुद्दा था, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इस लाइन में कस्टमर सर्विस का कोई जगह नहीं था. आपने माल खरीद लिया, उसके बाद आप कहीं भी जाओ कोई केयर नहीं करता है. तो हमने वो बहुत बड़ा गैप देखा कि कस्टमर सर्विस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है. कस्टमर आपके लिए खाली एक डाटाबेस का नंबर नहीं है. कस्टमर आपके लिए केवल एक माल बेचने का सामान नहीं है. उसको जो है हमें बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं. तो कई ऐसे केस हैं जहाँ की कस्टमर्स को कुछ प्रॉब्लम आया एंड वी गिव टोटल रिप्लेसमेंट. उसके चलते हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी. उसके बाद भी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ, सॉल्व सारा नहीं हुआ. फिर मैंने गैप देखा कि हमारा प्लास्टिक फट जाया करता था. थोड़े टाइम के बाद जब मैंने इंस्पेक्शन किया तो देखा कि प्लास्टिक के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर गलत ढंग से फिक्स था. फिर हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोफाइल और स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन किया. फिर हमने देखा कि क्रॉप उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, कुछ के किसानों के प्रॉब्लम फिर भी है. फिर मैंने स्टडी चालू किया बाकी एलाइड प्रोडक्ट्स जो उनको लगता है. तो हमने शेड का इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने एल्यूमिनियम नेट जो रिफ्लेक्टिव नेट है उसका इंट्रोडक्शन किया, फिर क्रोमैटिन नेट का इंट्रोडक्शन किया. करके कोई 30-35 नए प्रोडक्ट्स हमने हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसको आज पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है. लेकिन ये सारा इंट्रोडक्शन करने का जो गैप है नीड बेस्ड सोल्यूशन. जो कस्टमर का हमें डॉक्टर बनने का मौका मिला, उससे हमें सीखने को भी बहुत मिला, उनके पेन पॉइंट को सॉल्व करने का मौका मिला. और दिस इज़ द राइट वे ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस. आई थिंक इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर टारगेट कस्टमर, यू आर नॉट इन द राइट बिजनेस. फेयर इनफ. तो आपने स्टार्ट किया विद ग्रीन हाउस फिल्म, राइट? एंड आफ्टर ग्रीन हाउस फिल्म यू मूव्ड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर कंपनी ऑल्सो, राइट? व्हाट वाज द reason behind the structure company? Like, again, I was repeating my question, like Indian structures and Israeli structures, was it the difference in the growers, the skill level of the growers, or was there a difference in the quality of the structures? Skill level of growers, definitely there was a huge difference in the beginning. But as the time passed, we have very, very skilled grower. With due respect to many of the Israeli friends of mine, Indian growers are no less skilled than them. Indian structures are also optimized to growing Indian conditions, and it is doing the purpose, but my vision was something else. I used to go to Israel, and I normally used to Golan Heights and see the banana plants, 10 to 20 hectares of banana plants under one net house. That used to fascinate me. Second thing, when I used to see the alignments of the structure, the manufacturing of the structure, it was really beautiful. So there is a difference between Israeli manufacturing process and Indian manufacturing process. Most of the process in India is fabrication process, and they do a good job. But in Israel, it is a manufacturing process. What does it mean? That for any project, first you will make the layout. Second thing what you will do is that you will make the structural drawing. You will do it in proper 3D drawings where all the holes will match. Then you will develop the tools, jigs and dies, and then you will produce the component. As a result, when you do everything simulation in the computer and then you produce, it is very, very accurate. So this was a difference in manufacturing process in India versus Israel. I was very fascinated as an engineer. As I told you, I am always fascinated towards technology and always willing to learn. I am a permanent student.
मैं उस लड़के को, उस इंसान को खोज रहा था जो कि इस तरह के फैंटास्टिक स्ट्रक्चर बनाता है केबल और ये से पोर्ट्स के लिए, जो बनाना के अंदर 10-10 हेक्टर में कर रहे थे। तो मुझे 2 साल तक मिल नहीं पाया, क्योंकि जो भी वहाँ लेबर्स काम करते थे उन फार्म्स पे, उनको हिब्रू ही आती थी और मुझे हिब्रू नहीं आती थी। और तो एक बार एग्रीटेक एग्जीबिशन में मैंने फाइनली उस कंपनी को खोजा जो उस तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे, और मैं गया था नेट हाउस लाने के लिए, जो कि आज भी बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन जब मैंने वहाँ के ग्रीन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को देखा तो मैंने बोला कि ये भी होना चाहिए। तो ऐसे करके उस टेक्नोलॉजी को इजरायली कोलैबोरेशन के साथ मैं यहाँ पे लेके आया, और सारा नो हाउ एग्रीप्लास प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जो कि इजरायली नो हाउ के ऊपर ग्रीन हाउस बनाती है। सुधार ये है कि इसमें वेंटिलेशन अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी ज़्यादा है, और हम बीइंग द एक्सपर्ट्स इन द कवरिंग एंड द कंपोनेंट्स वी नो व्हाट वर्क्स आउट बेस्ट। But having said that, all our Indian manufacturers are equally good. We don't have any competition with any of the friends here because of simple reason, we are operating in a totally different sector. Many a times we don't operate much in the subsidy sector where most of our friends are operating. So हमारा structure थोड़ा हो सकता है लीग से हट के भी है. We design specific projects as well and we work with the corporate. So हमारा sector और domain of operation अलग है. But we go more towards the perfection and we go towards the better finished structures. That much I can say you in summary. Understood. Now अभी हाइड्रोपोनिक्स का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट? एंड आई बिलीव जहाँ तक मैं समझाऊँ हाइड्रोपोनिक्स के लिए यू नीड टू क्रिएट सर्टन क्लाइमेट कंट्रोल्स. व्हाट आर द स्ट्रक्चर पैरामीटर्स ऑफ ग्रोइंग इन हाइड्रोपोनिक्स? क्या मैं नेचुरली मैंने पॉलीहाउस में करना है, फैन एंड पैड में करना है, दोनों में कर सकता हूँ? फॉर समवन वांटिंग टू स्टार्ट हाइड्रोपोनिक्स, व्हाट शुड आई फोकस ऑन in terms of the protected cultivation part of it? So protected cultivation का पार्ट हाइड्रोपोनिक्स से चेंज नहीं होता है. मजे की बात ये है, अगर मैं यहाँ पे सॉइल में एक टेक्नोलॉजी डिसाइड करूँगा तो प्रोटेक्टेड हाइड्रोपोनिक्स में भी वही डिसाइड होगा. चेंज जो होता है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर कंट्रोल ज़्यादा होते हैं. क्यों? जैसे सॉइल का कंट्रोल, मीडिया का कंट्रोल, ECPH का कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो कि मैनुअली करना मुश्किल है थोड़ा. इसीलिए जो भी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर करते हैं वहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम जरूरी है. सॉइल के अंदर चूँकि बफर ज़्यादा होता है, आप सॉइल के अंदर थोड़ी गलती करके बच सकते हो. हाइड्रोपोनिक्स के अंदर गलती करके बच नहीं सकते हो. आपको एक्यूरेटली वहाँ पे इरिगेशन और फर्टिगेशन देना पड़ेगा. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाता हूँ. आज से करीब 20 साल पहले की घटना है, जबकि हम हाइड्रोपोनिक्स हमने तब भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, मापाल का सॉइललेस ग्रोइंग ट्रफ्स. हमारे एक किसान हैं जो लिलियम उगा रहे थे, और मैं अपने इजरायली कोलैबोरेटर के साथ उनके फार्म पे घूमने गया था. तो मुझे उन्होंने कंप्लेन किया कि सर इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये क्रॉप के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है. मैंने बोला अच्छा आप क्या क्या फर्टिगेशन देते हो, ज़रा शेड्यूल दिखाओ. तो हमें जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एक बार फर्टिगेशन देते हैं और बाकी 4 बार इरिगेशन देते हैं. ओके. मैंने बोला ऐसा आप क्यों करते हो? बोला सर सॉइल में तो हम यही करते हैं. मतलब सॉइल में आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सॉइल के अंदर थोड़ा सा बफर है, नहीं पता है. सॉइललेस के अंदर अपना कुछ नहीं है. आप एक बार जब फर्टिगेशन दे रहे हो और 3 बार इरिगेशन दे रहे हो, तो जो आपने फर्टिगेशन दिया उसको धो दिया. तो बेसिकली यू आर मेकिंग द सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया एज अ न्यूट्रल मीडिया. तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा? यूनिफॉर्मिटी होगी नहीं. तो कंट्रोल वहाँ पे ज़्यादा है. हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए कि ड्रेनेज ECPH को मॉनिटर करना, इनकमिंग ECPH वर्सेस ड्रेनेज ECPH को मॉनिटर करके ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. इसीलिए ऑटोमेशन या कांस्टेंट चेकिंग दोनों, या तो ऑटोमेशन जहाँ की ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, या फिर मैनुअली कांस्टेंट चेकिंग आपको ज़्यादा जरूरी है. मॉनिटरिंग ज़्यादा चाहिए. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको फैन एंड पैच चाहिए सॉइललेस में, वो सॉइल में भी चाहिए. जहाँ पे आपको जो टाइप सेडनेट चाहिए वो यहाँ भी चाहिए. जितना वेंटिलेशन उधर चाहिए वो इधर भी चाहिए. तो टेक्नोलॉजी वाइज फ़र्क नहीं है, कंट्रोल वाइज फ़र्क है. इंटरेस्टिंग. सो आप कह रहे हैं कि फॉर सॉइल और सॉइललेस द प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन रिमेन्स द सेम, राइट? दैट बीइंग सेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस एंड फैन एंड पैड पॉलीहाउस? इट्स वेरी सिंपल. सी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेंटिलेशन. नेचुरली वेंटिलेटेड में क्या होता है, आपने गाँव में देखा होगा ईंट की भट्टी बनती, ईंटों की भट्टी. उसमें क्या होता है, चिमनी से जो है गर्म हवा ऊपर जाती है, धुआं हमेशा ऊपर ही निकलता है. नेचुरली वेंटिलेटेड में क्या है, जैसे नेचुरल एंड वेंटिलेशन. तो वेंटिलेशन इसमें नेचुरली होता है. कैसे होता है? दिन में अंदर में जो आप पौधे हैं, थोड़ा सा वेंटिलेशन जब आपका अंदर के जो पौधे हैं, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो हवा गर्म हो जाती है. गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हवा ऊपर से निकल जाएगी, जो टॉप वेंट है. उसके बाद क्या होता है कि अंदर में वो जगह खाली हो जाती है. वो जगह को भरने के लिए, जिसको पार्शियल वैक्यूम बोलते हैं, ठंडी हवा बाहर से आती है.
फिर अंदर में गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन इसके अंदर किसी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये Okay. प्रोसेस नेचुरली होता है, पार्शियल वैक्यूम के चलते होता है। इसको नेचुरली वेंटिलेशन बोलते हैं। नेचुरली वेंटिलेशन के हमारा कंट्रोल केवल साइड कर्टन के ओपनिंग और क्लोजिंग भर से होता है। तो साइड कर्टन से ठंडा हवा आता है। साइड कर्टन से ठंडा हवा आता है, लेकिन अगर हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो हम साइड कर्टन को अगर बंद कर देंगे तो अंदर का तापमान और बढ़ जाएगा। अंदर का तापमान बढ़ गया अगर, तो उस एयर का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप एक्चुअली ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते। नेचुरली वेंटिलेटर के अंदर आप वेंटिलेशन भी कंट्रोल कर सकते। एयर मूवमेंट से क्या फ़ायदा है, प्लांट के ट्रांसपिरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एयर मूवमेंट होगा, प्लांट का ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब पत्ते का ट्रांसपिरेशन होगा। पत्ते का ट्रांसपिरेशन होगा मतलब लीफ का टेम्परेचर घटेगा। लीफ का टेम्परेचर अगर घट गया, एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ भी रहने दो, आपका प्लांट अच्छा से नीचे से ये न्यूट्रिएंट्स को लेगा। तो प्लांट को अच्छा जिंदा रखने के लिए हमें वेंटिलेशन का कंट्रोल नेचुरली करते हैं तो नेचुरली वेंटिलेशन, और अगर फोर्स करते हैं, फोर्स वेंटिलेशन मतलब फैन एंड पैड सिस्टम। बिफोर वी गो टू फैन एंड पैड, थोड़ा सॉरी, कमिंग बैक टू नेचुरली वेंट पॉली हाउस, वहाँ टॉप वेंट जो होता है एंड साइड वेंट, इसके एग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपने बोला लाइट एयर राइजेस, so that escapes through the top vent. How does that escapes through the top vent, and side vent is to get the fresh air inside. So आपको based on the temperature inside and outside, अगर बाहर अंदर गर्मी है तो you will open the side vent. अंदर गर्मी है तो हम साइड वेंट करेंगे, अंदर हमको गर्मी बढ़ाना है तो भी हम साइड वेंट करेंगे। गर्मी बढ़ाना है हमको ह्यूमिडिटी घटाने के लिए, गर्मी हमको घटाना है टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ये अलग अलग पर्पज से हम किस ऑब्जेक्टिव से हम ये कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इसको एज ए लेगो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड टॉप वेंट, एंड टॉप वेंट तो खुला ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको हम यहाँ पे ऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन कई सारे जो इंडिया के अंदर मोस्टली यूज़ है वो फिक्स वेंट बोलते हैं। इसके अंदर भी मोटराइज वेंट भी आता है, जहाँ की टॉप वेंट को आप मोटराइज रूप से खोल सकते हो। जिस वक्त में गर्मी हमको समझिए कि बाहर निकालना है, उसको आप मोटर से ऑपरेट करके ऑटोमेशन करके आप खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर जो मॉडल है वो मोस्टली फिक्स टॉप वेंट है, और उसके अलावा मोटराइज टॉप वेंट भी होता है जिसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ की आप खोल सकते हो वेंट को मोटर के द्वारा। और साइड वेंट जो है उसका काम है फ्रेश एयर को आने देना। तो ये है नेचुरली वेंटिलेटर की कहानी। और फैन एंड पैड, फैन एंड पैड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें ह्यूमिडिटी भी एक लेवल पे मेंटेन करना है। फैन एंड पैड हम वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ की हवा थोड़ी ड्राई हो। आप चेन्नई में अगर फैन एंड पैड यूज़ करोगे तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, बढ़ जाएगी। मतलब अगर हमें भूख है नहीं, हवा को भूख है नहीं, तो हम उसमें और मॉइस्चर नहीं डाल सकते हैं। फैन एंड पैड काम कैसे करता है इसको पहले समझते हैं। ग्रीन हाउस के एक तरफ में फ़ैन फिक्स करते हैं, ऊपर से पानी गिरता है फ़ैन के ऊपर, और नीचे से वो कलेक्ट होकर के वापस रिसर्कुलेशन में जाता है। ग्रीन हाउस की दूसरी तरफ में हम बड़ा फ़ैन लगाते हैं 48 इंच का, यहाँ पैड डालते हैं, सॉरी, एक तरफ राइट साइड में पैड डालते हैं तो लेफ्ट साइड में हम फ़ैन डालेंगे। अब ये अगर हम फ़ैन चालू करते हैं तो क्या प्रोसेस हो रहा है, पैड्स के थ्रू पानी गिर रहा है। जैसे ही हमने फ़ैन चालू किया, ग्रीन हाउस के अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो है फिर से ठंडी हवा बाहर से, वैक्यूम क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि हॉट एयर ऊपर जा रहा है। नहीं, यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पंखा बाहर भेज रहा है। यहाँ पे नेचुरली वेंटिलेशन है, यहाँ फोर्स वेंटिलेशन है, क्योंकि पंखा जो है वो हवा को खींच करके बाहर कर रहा है। जब पंखा अंदर से हवा, कभी भी ये समझो कि हवा का कोई भी जगह खाली नहीं रह सकता। वैक्यूम हुआ तो उसमें भरने के लिए आएगा। भरने के लिए कहाँ से आएगा, पैड के थ्रू होते हुए आएगा। लेकिन पैड के पास पानी गिर रहा है तो वो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, उसका जो है टेम्परेचर घट गया, अंदर का टेम्परेचर घट गया, तो फिर हमारा इसको बोलते हैं फोर्स वेंटिलेशन। फोर्स वेंटिलेशन मतलब कि हमने पंखे को के द्वारा फोर्स किया इस वेंटिलेशन को। अच्छे फैन एंड पैड का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ सीडलिंग्स ज़्यादा एक्यूरेसी, या सीडलिंग्स उगा रहे हैं या ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, या कोई जगह बहुत गर्म है और ड्राई है, उस जगह पे हम फैन एंड पैड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बिजली का खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फोर्स वेंटिलेशन का एक और तरीका है, नेचुरली वेंटिलेटर के अंदर थोड़ा सेमी फोर्स करने का, हम एयर सर्कुलेशन फ़ैन लगाते हैं। एयर सर्कुलेशन फ़ैन से भी हम फोर्स वेंटिलेशन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन से ग्रोअर के पास अवेलेबल है। कौन सा वाला यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना, अगेन इट्स एक्सपर्ट फील्ड। अगर आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से करेंगे तो चांसेस ऑफ गलती की संभावना हो जाती है। आई थिंक एक कॉमन माइंडसेट इशू लोग का रहता है कि दे डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट, राइट। उनको लगता है कि बहुत महंगा है। सो इसमें भी कैन यू एक्सप्लेन द कॉस्टिंग कैसे बैठता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सब्सिडी का आपने बोला, does that come into play here? Like what are the different levels of investment people can opt for? अब जैसे कि आप मल्चिंग का खर्चा करोगे
तो मल्चिंग का खर्चा आप ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आप और जोड़ लो कि अगर 1 एकड़ में मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये फॉर मल्चिंग। अगर क्रॉप कवर का जोड़ोगे तो उसका भी लगभग वही 20 से 30 हज़ार रुपये। अगर नेट हाउस का 4 एकड़ का नेट हाउस अगर आप करते हैं 1 एकड़ का नेट हाउस जो 4 मीटर ऊंचा है वो करते हैं और जिसके अंदर ट्रेलिसिंग सिस्टम इंक्लूडेड है, सिंगल लेयर नेट हाउस करते हैं, ऊपर में शेड नेट, बाहर में ऑप्टी नेट जिसके कि अंदर इंसेक्ट भी नहीं देख सकता है, उस तरह का स्पेशलाइज नेट के साथ करते हैं, तो 1 एकड़ का खर्चा सारा खर्चा मिला के इंक्लूडिंग GST मात्र 250 रुपये स्क्वायर मीटर आता है आज के प्रेजेंट आयरन के कॉस्ट पे। ओके। अगर आप इसी साइज को बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए 3 एकड़ 4 एकड़ का सिंगल स्ट्रक्चर करते हैं, तो ये खर्चा घट करके 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर आता है। खाली ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वो किस जगह पे प्रोजेक्ट लगने वाला है। लेकिन GST इंस्टॉलेशन सब मिला करके 4 मीटर ऊंचा है स्ट्रक्चर। अब ये खर्चा हो गया नेट हाउस का। इसके अलावा जब आप ग्रीन हाउस करने के लिए जाते हैं तो 800 से 900 रुपये तक नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस का खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने बड़े एरिया में आप कर रहे हो। ठीक है, जितना छोटा एरिया में करोगे खर्चा उतना पर स्क्वायर मीटर बढ़ जाएगा। उसका दाम भी वेरी करता है कि आप किस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह के नट बोल्ट्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह का आपका गेट है, तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। वेंटिलेशन कितना ज़्यादा है। इसके बाद अगर फैन एंड पे हम चलते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ये 1600 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक पर स्क्वायर मीटर जाता है। और फिर अगर हाइड्रोपोनिक्स पे जाते हैं तो 70 लाख रुपये से 1 करोड़ तक आराम से आपका हाइड्रोपोनिक्स या सेटअप का खर्चा आता है। अगर आप अलग से उसको हाइड्रोपोनिक्स को करना चाहते हैं तो उसके अंदर पर एकड़ का एडिशनल खर्चा आता है। नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं कोटेशन बनाने में नहीं हूँ, लेकिन मोर और लेस दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आपको एकदम अल्टीमेट से शुरू करना है, आप ऑप्टिमल से शुरू करो। चूज व्हाट्स राइट फॉर द क्रॉप, choose what is right for you, right for the crop, right for that location and right for your desired outcome. बिकॉज आपको अगर ज़रूरत है, समझो कि आपको एक समोसे की ज़रूरत है तो मैं उस वक्त आपको सेब नहीं खिला सकता, और जब सेब की ज़रूरत है तो उस वक्त आपको समोसा नहीं ऑफ़र कर सकता। तो आपको जो ज़रूरत है वही चीज़, आपकी जो इच्छा है वो आपको देना चाहिए। उसके हिसाब से आपके एस्पिरेशंस के हिसाब से प्रोजेक्ट की प्लानिंग होनी चाहिए। आपने चीप वर्सेज एक्सपेंसिव की बात करी, जो हमें चीप लगता है वो चीप होता नहीं है, जो एक्सपेंसिव है वो होता नहीं है। आपने सस्ता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लुधियाना के पास एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट था, नाम नहीं बता सकता। वो प्रोजेक्ट जो है 3 साल में 3 बार हवा में गिरा। अगर मान लो कि वो प्रोजेक्ट सस्ता होता, वो सस्ता था या महंगा था, 3 बार रिपेयर करने का खर्चा अभी आप जोड़ोगे ना, तो आप जब महंगा खरीदते हो, आप महंगा की जगह राइट खरीदो। आप मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, डीजल है, पेट्रोल है? डीजल है। आप डीजल महंगा हो गया तो उसमें केरोसिन डालना तो नहीं शुरू कर दिया ना, आप अभी भी उसमें डीजल ही डाल रहे हो। ठीक है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो चीज़ डालना है। वो महंगा या सस्ता है वो बाद में देखना है। महंगा सस्ता आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। नॉर्मल शेड नेट लोग डालते हैं अगर खेती में, तो उसका कीमत लगभग 20-21 रुपये पर स्क्वायर मीटर होता है, और लाइफ जो है 3 साल की गारंटी है। तो पर ईयर का कॉस्ट अगर देखोगे तो 7 रुपये हो गए। अगर एल्यूमिनेट डालते हैं तो एल्यूमिनेट का रिकॉर्ड है कि 15-15 साल तक एल्यूमिनेट फटता नहीं है। उसका कीमत अगर 105 रुपये भी है तो जो एल्यूमिनेट के एडवांटेजेस हैं इतने साल के वो आपको मिल रहा है, लेकिन आपका पर ईयर कॉस्ट 7 रुपये ही है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट सस्ता है। ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि उसकी वारंटी कितनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसा है, सर्विस बैकअप कैसा है, क्या आप कभी ज़रूरत पड़ोगे, आपका स्ट्रक्चर गिर गया या कुछ फट गया तो आपके साथ वो सप्लायर खड़ा भी है कि नहीं खड़ा है, प्लस उसका रेपुटेशन कैसा है, आज इंडस्ट्री के अंदर कितने साल उसने लगाए हैं। ये फैक्टर्स का आप चेक करो, उसके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। जब इन सारी चीज़ों को आप चेक करोगे तो जाके आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली गलती करने से बच जाओगे। इंटरेस्टिंग। जैसे आपने बोला पहले सारे सप्लायर्स सबका रिसर्च करो, अंडरस्टैंड आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से जाओ। जी राइट। अभी आप इंडियन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का फ्यूचर या प्रेजेंट ही ले लो, राइट। व्हाट डू यू थिंक आर 3 areas where let's say we need to focus and work on moving ahead in the next few years? Because I feel India is still अभी बहुत early in its adaptation to protected cultivation. मेरे ख्याल से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का टोटल कवरेज अभी 1% भी नहीं है। ये बहुत बड़ा फील्ड है जो कि अभी स्कोप है इसमें आगे एक्सपेंशन का। बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स को इसके अंदर आना बचा हुआ है। जैसे मैंने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के डेफिनेशन को बड़ा कर दिया तो कई सारे इसके अंदर प्रोटेक्टेड फार्मिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मूव करेंगी, क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कोई उपाय नहीं है।
क्लीन फूड खाने का हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपको क्लीन फूड खाना है तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग की ओर जाना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड क्या चेंजेस चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। आज सब्सिडी के चलते बहुत सारे डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जा रही है। गवर्नमेंट ही बोलती है कि हमको इस डायमीटर का पाइप दे दो, गवर्नमेंट ही बोलती है कि वो यहाँ का वेंटिलेशन दे दो, इतना विंड स्पीड का गारंटी दे दो। वो फ्रीडम आप डिज़ाइनर को दो, वो फ्रीडम आप सप्लायर को दो। गवर्नमेंट के पास एक ही कंसर्न होना चाहिए कि हमारा विंड स्पीड के हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन है कि नहीं है, और हमारा क्रॉप लोड के हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन है कि नहीं है। उसके अलावा क्या चाहिए वो फ्रीडम जब तक सप्लायर्स को नहीं रहेगा तब तक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का इवोल्यूशन थोड़ा मुश्किल है। तो पहली सलाह ये है कि फ्रीडम टू डिज़ाइन। दूसरा, सब्सिडी ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी। आप जो भी गिवन फिक्स नॉर्म्स हैं उसी के ऊपर सब्सिडी मिलती है। आप कोई नया टेक्नोलॉजी लाते हो या थोड़ा भी उनके रिटर्न डायमेंशन से आप वेरी करते हो तो आपका सब्सिडी कैंसिल करता है। तो फार्मर का मोटिवेशन टू यूज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस? लाइक जैसे कि आपका अगर ब्लैक शेड नेट के ऊपर है या एल्यूमिनेट के ऊपर सब्सिडी नहीं है, आप एल्यूमिनेट लगाओगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। जैसे स्ट्रक्चर उन्होंने अगर 40/100 लिखा हुआ है, आप अलग डायमेंशन में कर दिए तो कई ऐसे एग्जाम्पल है कि वहाँ पे सब्सिडी नहीं मिला है। कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ की आपका पाइप का थिकनेस अगर 2 मिलीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका 1.98 टॉलरेंस है अगर इसके चलते है तो वहाँ भी सब्सिडी केसेस रिजेक्ट हुए हैं। कई सारे ऐसे केसेज हैं दुनिया में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हमको किसान को सक्सेसफुल होना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज जो हम 1 एकड़ के ऊपर सब्सिडी देते हैं वो मिनिमम एक साइजेबल साइज 1 हेक्टर के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि और दूसरा कि हमें सक्सेसफुल किसान है तो उसको अगर एक से ज़्यादा बार भी सब्सिडी देना पड़े तो दो, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस स्टोरीज को देख करके इंस्पिरेशन मिलेगा, फेलियर स्टोरीज को देख करके नहीं मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंडियन प्रोटेक्टेड फार्मिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो हमें फ्लावर ग्रोअर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सिंथेटिक फ्लावर्स को स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा और लोगों को एज ए कंज्यूमर अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स यूज़ करने का कल्चर करना पड़ेगा। लाइफ में रियल फ्लावर्स का इस्तेमाल, शादी ब्याह में रियल फ्लावर्स का इस्तेमाल, ये मैंडेटरी है। अगर हम ये कर सकते हैं तो भी हम किसानों को सफल बनाते हैं और किसानों के इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है अभिनव कि जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी है ये एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करती है। हाउ? हर एक फार्म में कुछ महिलाएं काम करती हैं जो कि लोकल गांव की होती हैं, उनके पास अर्निंग कैपेसिटी आती है, बाइंग कैपेसिटी आती है, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करता है, कंट्री एज अ होल ग्रो करता है, इंडिया एज अ होल ग्रो करता है। मोदी जी का सपना जो है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ये डबलिंग नहीं है, 8 टाइम्स 10 टाइम्स हमारे किसान हैं जिनके 1 एकड़ की कमाई 1 करोड़ रुपए से ऊपर है खाली नेट हाउस स्ट्रक्चर के अंदर। आज के डेट में मैं बता रहा था, पिछले हफ्ते में कैप्सिकम का प्राइस 230 रुपये किलो गया है। एवरेज अगर आप 40 टन भी 1 एकड़ में उपज पकड़ लो खाली नेट हाउस टेक्नोलॉजी में 10 लाख रुपए खर्चे पे, आप हिसाब नहीं लगा सकते हो इतनी अच्छी कमाई हो सकती है खर्चे काट करके। मगर वो सीजनैलिटी की बात है, हमेशा वो ऐसा होता नहीं है। एवरेज ही पकड़ो तो देयर इज अ गुड अर्निंग पोटेंशियल। तो मैं उन युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो कि आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं वो खेती की ओर सीरियसली देखें, शायद ज़िंदगी में उनके रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड यूथ शुड ऑल्सो लुक टुवर्ड्स एग्रीकल्चर विद रिस्पेक्ट, एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दिस पॉडकास्ट इज डूइंग इज टू इंस्पायर द पीपल, इंस्पायर द यूथ टू कम इन एग्रीकल्चर with right technology, optimal technology. Right. I think that fairly sums up what I was going to say next. आपने जब टेक्नोलॉजी का बात किया, another question is कि what is the technology we should watch out for next? I mean, now AI is coming at a fast pace. There's a lot of automation, a lot of middlemen coming as sellers. What is some technology that you feel will disrupt agriculture in the next 3 to 5 years? The farmers market is one which is going to be disrupting. The technology should come towards farm to gate solutions. Technology, farmers, as I said, farmers need the ultimate technology. Farmers right now, India is still too premature for drone kind of technology in use in other than spraying and satellite mapping. But going forward, the technology should be, these are the technologies for future. But I want my present to be first finalized. I want my present to be better. And present can be better only when we use the right and appropriate technology. So if I have to give you 3 steps, step number 1, move most of the most of the farming to protected farming. In that, use the technology like IoTs and other things. And number 3, selling the farmers produce. People, consumers should respect the protected farming grown vegetable and cultivation
and flowers more than the normal open field cultivation in the interest of their own health. So these are the three key points from my side. I think from a consumer, it's very important to understand the difference between the two, right? Like I said before, as a consumer, I don't know which is grown under product cultivation, which is grown under open field farming. मुझे वो information ही नहीं पहुंच रही है. So like जैसे आपने बोला, certain crops like capsicums, tomatoes, you can easily identify by growing which are grown in product cultivation. On the other hand, crops like bhindi, something you suggest we should avoid altogether, or There are some farmers who have started growing, but for you to recognize is very, very difficult, and that's why I said it's also, besides eating what is growing in protected, it also make your own vegetables also. You can do some kind of farming on your terrace gardening, kitchen gardening. I will recommend to do that. So moving ahead, मैं अपने सारे senior guests से पूछता हूँ, what will be your message to youngsters like who want to get into agriculture? Now you are someone जो agriculture में not necessarily as a किसान या farmer आया है, but on the tech side of it, है ना, बहुत सारे लोग को लगता है कि फार्मिंग में बस खेती ही कर सकते हैं, बट यू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट देयर इज टेक, देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज. सो व्हाट वुड योर मैसेज टू देम बी कि वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे एग्रीकल्चर से एसोसिएट करें खुद को एंड टेक इंडियन एग्रीकल्चर फॉरवर्ड? सो मेरी ये सलाह है कि जिस भी टेक्नोलॉजी में जाओ, पहले पता करो व्हाट इज़ दैट विच फैसिनेट्स यू. नंबर 1, व्हाट इज़ क्लोज टू योर हार्ट. Number 2, if you find what is close to your heart, go deep into it, because you don't have competition from the people who know the best. Third thing, study so much that you should be the best. You have to be the best in that field, and the agriculture industry needs the best. Like I will tell you, India desperately needs great agronomists. We don't have many. India desperately needs technology experts. We don't have many. India desperately needs great farm managers. We don't have many. The industry needs great supervisors. We don't have many. So I personally feel that going forward, agriculture is a field which will provide employment. And if I give you a small recall, during the COVID time also, not even one day fruits and vegetables stopped. You will not stop eating. So better, don't leave what is mandatory for you. There is no way you can stop eating 3 times a day at least. So if you have to save the generations, if you have to make the healthy population of India, agriculture is the only solution. I invite all the youngsters to take this profession very, very seriously. आप इसमें आइए, इसमें अच्छा भविष्य है, इसमें अच्छे कमाई के अवसर हैं. खेती से दूर नहीं जाना है, क्योंकि हमको 2 टाइम खाना है. I think that sums up pretty much the objective of this episode and this podcast. So thank you Dad for this opportunity. Thank you for educating all of us, and we hope that moving ahead people can be inspired to take up agriculture. Thank you, Abhinav. Thank you.